कर्तव्य धारा 8 के तहत है। निःशुल्क रहने वाली बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सरकार का समुचित सरकार का नहीं है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करना यह समुचित सरकार का कार्य नहीं। आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चित करना। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। धारा 10 के तहत माता पिता शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है? विशेष कक्षा में बच्चे की उम्र के अनुसार होगा। आरटी 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए दिए जाने वाले प्रमाण पत्र को क्या आधार क्या होगा? अंतिम योगात्मक मूल्यांकन आधार होगा। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड दिए जाने का प्रावधान है। सशुल्क का 10 गुना 20 गुना नहीं 10 गुना लिया जाएगा। धारा 13 के तहत है। आरटी 2009 के अनुसार कौन सी कथन सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकता है, यह गलत है भाई पहला। दूसरा क्या? स्कूल प्रवेश स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं करना, दोनों नहीं करना है, नहीं एक नहीं दो। बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाता, ये सही नहीं है। एक बच्चे को विस्तारित समय में ही प्रवेश दिया जाएगा, सही है। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी भी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है आयु का सबूत न होने के कारण भी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सही। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस भाग में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2019 भाग कौन सा है? तो भाग मतलब धारा है, धारा 16 है, ठीक है। संशोधित किया गया 2019 में 16 धारा को संशोधित किया गया। कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा, यह आरटी का आदेश है। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो तीसरी और आठवीं। तीसरी आठवीं नहीं, 5वीं और 8वीं। गलत गलत गलत, 5वीं और 8वीं। तीसरी की परीक्षा नहीं होती है बोर्ड की, 5वीं बोर्ड होता है और 8वीं बोर्ड होता है, 5वीं और 8वीं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो समुचित सरकार समुचित सरकार है। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्ति किए बिना किसी भी विद्यालय को स्थापित करने पर कितना जुर्माना है? 1 लाख का, और प्रत्येक एक दिन के लिए 10,000 रुपये भी हो सकता है। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में महिलाओं की संख्या 50%। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में, तो अभिभावक 75% होने चाहिए, और महिलाएं पूछ ले तो 50%। ये देखो कॉपी किया गया है सवाल, फर्स्ट ग्रेड में आया था, वापस थर्ड ग्रेड में पूछ लिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होने चाहिए। एसएमसी में 75% है, 3/4 कौन? अभिभावक होना चाहिए। अगर किसी विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है तो महिला सदस्य 6 होगी।
विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए, यानी 3 महीने में एक सभा, तो 12 महीने में 4 तो होगी फिर। विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम एक बार सभा आयोजित करनी होगी। एक माह में एक बार। निःशुल्क एवं और बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में सम्मिलित नहीं होंगे तो बीईओ नहीं होंगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नहीं होगा, विद्यालय का शिक्षक होगा, प्रधानाध्यापक होगा, स्थानीय निकाय का चुना गया एक सदस्य होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए विद्यालय में गठित समिति विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC है। 1 से 8 के लिए SMC और 9 से 12 के लिए SDMC। राजस्थान शिक्षा विभाग के संस्थागत नियोजनों की रूपरेखा RT 2009 की किस धारा में किया गया है? धारा 22 में। नियोजन मतलब विकास कार्य करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो वह राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 के संशोधन अनुसार एक अध्यापक को 31 मार्च 2015 को न्यूनतम नियुक्त कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता उसे अर्जित करेगा। कितने वर्षों में अर्जित करेगा भाई? 5 वर्षों में अर्जित करेगा, ठीक नहीं 4 में। 2019 तक उसे योग्यता अर्जित करनी होगी, 4 वर्ष। RD शिक्षकों की नीति योग्यता अर्हताएं सेवा शर्तें। शिक्षकों की योग्यता है 23 में, शिक्षकों का दायित्व 24 में। इम्पोर्टेंट है ये RT वाला। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना चाहिए? तो वह शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना। कैलेंडर आप वो करें, आपको तो बच्चों को अध्ययन करवाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? सभी दायित्व करने होंगे। नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, यानी 2 साल तक लेवड़े बैठ रहे हैं पहली क्लास, जो निश्चित समय में उस समय में पूरा करना पाठ्यक्रम को। अध्यापकों के कितने पद रिक्त रह सकते हैं? तो 10% रिक्त रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे, सरकार को भर्ती करानी पड़ेगी। RT अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? चुनाव में, 10 वर्षीय जनगणना में और आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगा सकते। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से भरा जा सकता है। अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पर जनजाति का व्यक्ति आ सकता है। 25% आरक्षित सीटों में से 16% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अस्वीकृत समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई। मतलब जो 25% आरक्षण दिया गया है ना, उसमें 16% तो SC ST को है केवल, बाकी 4 और 5 9% अन्य को है। मतलब 16% आरक्षण SC ST को है,
भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, सबसे पुराना यही है। नौरोजी की एक पुस्तक थी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। कौन सा शिक्षक का कार्य नहीं है? तो शिक्षक स्वयं को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यक्त रखना चाहिए, ये कार्य नहीं। धारा 29 उपधारा 1 क्या कहती है? मूल्यांकन करती है सीसी। मूल्यांकन प्रविधि अधिकृत किया गया है, मूल्यांकन एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित होगा, उसके अनुसार ही करेगी। धारा 29(1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना विनिश्चित किए जाने पर प्राधिकारी नियम 22 के अनुसार आरएससीईआरटी और एसआई द्वारा अधिकृत की जाएगी। आरटी के प्रावधान राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? एससीईआरटी, एसआईईआरटी जो भी उपलब्ध है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी, 6 शिक्षक होंगे। प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक शिक्षण छात्र अनुपात 30 बच्चों पर 1 होगा, 60 पे 2 होंगे। 61 से 90 तक 3 होंगे, 91 से 120 तक 4 होंगे, 121 से 200 तक 5 होंगे। 121 वाला हो गया और 200 तक है तो उनमें 5 तो शिक्षक हुई और 1 प्रधान अध्यापक हुई। 200 से अधिक होने पर इसका अनुपात 40:1 हो जाएगा। प्रधान अध्यापक भी प्लस कर लेना। जैसे कि आपके 130 बच्चे हैं एक स्कूल में, तो वहाँ पे क्या होगा? 5 तो टीचर होंगे और 1 क्या होगा? प्रधान अध्यापक होगा। और 120 है तो बस 4 टीचर होंगे ओनली। 121 ही हो गया तो 5 टीचर और 1 प्रधान अध्यापक होगा। नहीं, प्रधान अध्यापक तो 150 से ऊपर जाएगा तब होगा, ठीक है ना। जबकि 120 से ऊपर निकलते ही 5 शिक्षक हो जाएंगे। प्रधान अध्यापक 150 हो चाहे 160 हो, 170 हो चाहे 180 हो, तो प्रधान अध्यापक आ जाएगा 50 से ऊपर होते ही। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 उन प्रशिक्षण छात्रों का अनुपात है। 1 से 35 बच्चों के पर 1 शिक्षक, 36 से 70 बच्चों के लिए 2 शिक्षक और 100 से अधिक होने पर अनुपात के आधार पर 35:1 एक प्रधान अध्यापक होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 150 बच्चे होंगे प्राथमिक पे तो प्रधान अध्यापक आएगा, और उच्च प्राथमिक में यदि 100 बच्चे ही हो गए तो फिर एक अतिरिक्त शिक्षक यानी कि प्रधान अध्यापक आएगा। यह अनुपात 1:35 का है। 1 से 35 तक 1 शिक्षक होगा और 36 से 70 यानी 36 हो गया तो ही 2 शिक्षक आएंगे, और गुण 70 है तो भी 2 शिक्षक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा का अधिकार कानून में नहीं है? तो वो है अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25। ये प्रावधान शिक्षा का अधिकार कानून में नहीं। 1:25 कहीं भी लिखा हुआ है नहीं, न्यूनतम 1:30 है। 8 अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थियों का अध्यापक अनुपात है, विद्यार्थी पहले है इसका मतलब 30 होंगे, शिक्षक बाद में है यानी ये बाद में 1 होगा। मतलब रीट में 21 में और फिर लेवल फर्स्ट में 23 में। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि ये कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो आपके 3 शिक्षक चाहिए। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? 3। 61 से 90 के बीच में 3 ही होंगे। 91 जाते ही 4 शिक्षक हो जाएंगे।
90 तक तो 3 ही रहेंगे। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या होनी चाहिए। 60 बच्चे तक तो 2 ही होंगे, 61 बच्चे होते ही 3 हो जाएंगे। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? उच्च प्राथमिक है यानी इसमें एक प्रधानाध्यापक होगा, ठीक है। तो 3 टीचर प्लस 1 प्रधानाध्यापक 4 हो जाएंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा शर्ती नहीं है? अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे कार्य नहीं 60 घंटे नहीं करवाएंगे आपसे, केवल 45 घंटे ही कार्य करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह है 45 शिक्षण घंटे एवं तैयारी घंटे सब शामिल है, ठीक है। न्यूनतम कार्य दिवस 200 1 से 5 के लिए, न्यूनतम कार्य दिवस 6 से 8 के लिए 220, न्यूनतम शैक्षिक घंटे 800 1 से 5 के लिए, और न्यूनतम शैक्षिक घंटे 6 से 8 के लिए 1000। 20 दिन में 200 घंटों का फर्क है यार, 20 दिन में तो 200 घंटे नहीं हो सकते, यानी थोड़ा कुछ गड़बड़ है इसमें, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है, इसमें कम मिलता है। शिक्षण के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य के 45 घंटे होते हैं, तैयारी के घंटे भी शामिल है। अध्यापक को विद्यालय में बच्चों के आने के समय से 1 घंटे पहले आना और बच्चों के जाने के 1 घंटे बाद जाना होता है। अब इन गुरुजी को कौन समझाए कि स्कूल की घंटी लगी और गाड़ी पे चढ़ के हू कर दिया। आपको विद्यालय शुरू होने से 1 घंटा पहले जाना है और विद्यालय बंद होने के 1 घंटा बाद विद्यालय से आना है, तभी प्रभावी शिक्षण कराया जा सकता है। और यदि ऐसा कार्य हो ना कि 1 घंटा बाद में आए और 1 घंटा बाद में जाए और 1 घंटा पहले आए, तो भाई साहब राजस्थान के स्कूल है ना, उनका मतलब भविष्य सुधर जाएगा। प्राइवेट स्कूलें की चिड़िया उड़ जाएगी, मतलब समझ लो सब खत्म, प्राइवेट ओनली गवर्नमेंट में लोग विश्वास करने लगेंगे और शिक्षा के प्रति जो सरकारी स्कूलों का नज़रिया है ना, वो पूरा ही बदल जाएगा। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो 1000 है 6ठी से 8वीं के लिए। और राजस्थान सरकार को हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमको शिक्षक के लिए नियुक्त करते हैं तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान में सरकारी स्कूलों के प्रति जो नज़रिया है, बच्चों को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करवा के अच्छे से अच्छा रिजल्ट देके विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन करवाते हुए राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में भूचाल लाने का प्रयास करेंगे। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1 से 5 है 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। 800 क्या, हम तो विद्यालय में बैठ जाएंगे बस। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विशेष विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, नियमित कक्षा में दिव्यांग बच्चों को छोड़कर सभी के लिए शिक्षा, यह गड़बड़ है। अल्पसंख्यक सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन 4 सही है। समावेशी शिक्षा मतलब दिव्यांग को भी साथ में लेना, ठीक है, और सामान्य बच्चों को साथ दिलाएं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 12 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा में 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं
असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान है। राज्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को एंट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा के प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश देना होगा। एंट्री लेवल कक्षा का अर्थ है कक्षा 1। आरटी एक्ट 2009 की धारा वेबसाइट पर के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा में 25% अरे पूर्ण वेबसाइट मत है सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन कहाँ करेंगे? वेबसाइट पर करेंगे। निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बालक की आयु कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? जन्म प्रमाण, आंगनबाड़ी, आधार कार्ड। आरटी के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश की आयु 6 से कोई आयु नहीं है। क्या है इसमें? 5 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष से कम। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया भारत सरकार की संसद द्वारा। शिक्षा के आधार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों के निःशुल्क के लिए 25% आरक्षण है। ठीक। प्रसिद्ध SC/ST पुलिस 16% है। राज्यसभा 20 जुलाई, लोकसभा 4 अगस्त और राष्ट्रपति की 26 अगस्त को मंजूरी और 29 अगस्त को गजट में प्रकाशित किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश 25%। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क आयु तो उनकी 6 से 18 हो गई दिव्यांग के लिए। सीटेट में 2 बार आ चुका है। दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ राजकीय विद्यालय में 9 बैग डे लागू किए। इसके लिए निर्धारित दिन है शनिवार 15 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। 9 बैग डे का बस्ता मुक्त दिवस कब? 15 अक्टूबर 2020 को। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री CM अशोक द्वारा NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षिक पाठ्यक्रम है? 53 लास्ट वाले में। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 लागू 29 जुलाई 2020 को। तीसरी शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति 1968 में, द्वितीय 86 में। मसौदा कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल, यानी शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल थे। निशंक ने 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया। मानव संसाधन का नाम बदलकर 15 अगस्त 2020 से शिक्षा मंत्रालय रखा गया। 15 अगस्त 2020 से मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। फॉर्मेट 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 53 5 मतलब फाउंडेशनल, 5 का पंच फाउंडेशन, 3 क्या है? प्रिपरेटरी सीरीज है। पहले 5 फाउंडेशन हो गए, 3 प्रिपरेटरी होगी, फिर 3 उच्च माध्यमिक में हो गई और लास्ट में 4थी माध्यमिक में। इसमें तीसरा है ना, प्रिपरेटरी के बाद तीसरे में इसमें होना चाहिए माध्यमिक स्तर और फिर उच्च माध्यमिक स्तर होना चाहिए। उल्टा लिख दिया इसने। अब स्कूली शिक्षा को 3, 8, 11, 14 और 14, 18 उम्र के बच्चों के अनुसार विभाजित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात 2023 तक 100%। UGC को भंग कर हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना करने सभी प्रवेश परीक्षाएं नेशनल
स्टैटिस्टिक एजुकेशन के माध्यम से कराने, कंप्यूटर आधारित शिक्षा पर बल देने आदि के सुझाव दिए गए। 5वीं कक्षा की शिक्षा मातृभाषा व स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी शिक्षकों को टेट, सीटेट, आरटेट, यूपीटेट, एचटेट पास करना होगा। मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा वाला जोन नहीं होना चाहिए। टेट से पास होना चाहिए प्राइवेट स्कूलों में। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाने हेतु आरटी के दायरे 6 से 14 वर्ष को बढ़ाकर जैसे 18 वर्ष तक किया जाने का सुझाव दिया गया है। शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 रखने का सुझाव दिया गया तथा मल्टी लेवल शिक्षण के तरीके व पौष्टिक नाश्ते व आहार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मतलब नाश्ता जिम्मा बच्चों ने 30:1 होगा छात्र शिक्षक। शिक्षा नीति 23:1 की बात करती है। दूसरी 86 में, पहली 68 में, दूसरी 86 में, तीसरी 20 में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया? तो चार स्तर है। सबसे पहले फाउंडेशन, फिर प्रीपेरेटरी, फिर माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम किसे रखा गया? कक्षा 5 के लिए मातृभाषा चलेगी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र ने नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। प्रक्रिया शुरू उत्तराखंड ने की, लागू किसने किया? कर्नाटक ने। किंतु वर्तमान में केरल एवं तमिलनाडु के बाद कर्नाटक नई शिक्षा नीति का लागू न करने वाला तीसरा राज्य बन गया। एनईपी 2020 के अनुसार सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो परख। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित की गई, जो 2024 का परख हुआ था। उन्होंने उस परख में हमारी टीम भी शामिल हुई थी। मारवाड़ जंक्शन से विभिन्न विद्यालयों में उनको मतलब भेजा गया परख ऑब्जर्वर व अधिकारी के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समसा में नए हस्तक्षेप डीबीटी ये जो है चलेगा। निपुण कंटेंट तो बहुत मिलेगा भाई। शैक्षिक संपत्ति, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन के देख लेते हैं। आत्मसंपत्ति, अभिवृत्ति, रुचि, आदत, अभिरुचि, निर्देशन एवं सामाजिक कौशल। आत्मसंपत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता एवं आत्मसंपत्ति में कोई संबंध नहीं, ये कथन गलत है। पहला ही नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जाएगा उत्तर। आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। पहला ही उत्तर था। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। स्वतंत्र अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है।
आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण कहलाता है आत्मनिर्भर। कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? प्रत्यक्षीकरण। आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म संप्रत्यय की परिभाषा देने वाला एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी किसने दी? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी ने। आत्म संप्रत्यय परिभाषा बहुत दी। आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है। स्थायी कुछ भी नहीं है भाई साहब इस दुनिया में। बालकों के आत्म संप्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं को बचाने के लिए सलाह देना, ये गड़बड़ है। समस्या को नहीं बचाना। शिक्षार्थी का स्वयं प्रत्यय, ये ऑप्शन भी देख लेना। शिक्षक का स्वयं प्रत्यय निर्भरता से स्वयं निर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है। ये मान्यता एंड्रागोंगी की स्व प्रत्यय विकसित होता है स्व धारणा एवं लोगों की धारणा से। स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है स्व प्रत्यय। विचारों और भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं स्वयं प्रत्यय। स्वयं प्रत्यय के निर्माण में सहायक है अभिक्षमता। उच्च स्व संप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है उच्च अभिक्षमता। आनुवांशिकता निर्धारित नहीं होता। अभिवृत्ति आनुवांशिक निर्धारित नहीं होती। अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। इमोशन कॉम्पिटिशन स्केल, लिंकर्ट चलेगा, ओसगुड चलेगा, बोगार्ड चलेगा। इमोशन से अभिवृत्ति कैसे बताएंगे भाई? कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? अभिवृत्ति परीक्षण। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब गणित अध्यापक को पसंद करता है, गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है। वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है। अभिवृत्ति अंतर्जात होती है, यह गड़बड़ है। कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? अभिवृत्ति जन्मजात होती है, यह विशेषता नहीं। अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है। अभिवृत्ति के संदर्भ में सही है, सही नहीं है। पहला तो गड़बड़ ही है, जन्मजात नहीं होती है। अभिवृत्ति संज्ञानात्मक भावात्मक होती है, व्यवहारात्मक क्रियात्मक नहीं। पहला दूसरा तो ऑप्शन में और चौथा भी शामिल है, ठीक है। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, सदैव सकारात्मक नहीं होती, कभी कभी नकारात्मक भी हो सकती है। लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशेष नीति किस प्रकार की है। इस आधार पर अभिव्यक्ति के घटक भावात्मक है। संज्ञानात्मक घटक में व्यक्ति की मनोवृत्ति जोड़ो है। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। संज्ञानात्मक। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते हुए देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये सुपर द्वारा व्यक्ति किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो प्रकट। कौन सी रुचि का पहलू नहीं है? गति। गति करना रुचि का पहलू नहीं है।
एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों की रुचि में भिन्नता के कारण होता है। एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है, वह दर्शाता है रुचि को। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर द्वारा प्रस्तावित रुचि का प्रकार नहीं है? स्थितिपरक रुचियाँ। रुचि गुप्त, अव्यक्त व अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये कथन मैक्डूगल का है। रुचि है क्रियात्मक है रुचि। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, ऐसा करने में प्रसन्नता अनुभव करता है, चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है, थकान का अनुभव नहीं होता है, विकल्प अभिव्यक्ति है, तो वह है उसकी रुचि भी अभिव्यक्ति दर्शाती है। किसी अर्जित रुचि हेतु स्वप्रवृत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तो वो है प्रवृत्ति है। कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचि के संप्रदाय के तीन मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प के अनुसार है? तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण अभिरुचि है। रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों के बनने पर अकस्मात तत्कालीन विशेष अनुभव प्रभाव डालते। मनोवृत्ति के बारे में सत्य कथन है। मनोवृत्तियाँ पक्ष विपक्ष में होती है। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना, ये कथन क्रो एंड ग्रो का है। आदत निर्माण हेतु वैलेंटाइन ने कितने नियमों का उल्लेख किया? 7। कौन सा अर्जित है? आदत। आदतों को किसने माध्यम से अर्जित किया? पुनरावृत्ति। आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। किसी कार्य को करने की विशेष क्षमताओं को कहते हैं। अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड की परिभाषा है व्यक्ति की किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता। अभिक्षमता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? भावात्मक पक्ष से संबंधित है? नहीं। अभिक्षमता ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? विभेदीकरण अभिक्षमता। डीएटी में किसका मापन होता है? अभिक्षमता का। निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्मक्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। भाग्यवाद व बाहरी सहायता आत्म सक्षमता कमजोर बनाता है। कुंडल परीक्षण अभिक्षमता मापन के लिए अभिकल्पित है। कुंडल परीक्षण इस प्रणाली का निर्माण जीएफ कुंडल द्वारा 1954 में किया गया। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा से। शिक्षा संबंधी क्षेत्र में दिए जाने वाले मार्गदर्शन क्या कहलाता है? शैक्षिक मार्गदर्शन। जॉन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है?
अनुसंधान कार्य पर। निम्नलिखित में से मार्गदर्शन की विशेषता में प्रमुख है। मार्गदर्शन व्यक्तिगत सहायता है। मार्गदर्शन एक तकनीकी कार्य है। मार्गदर्शन का क्षेत्र विस्तृत है। सभी। कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन के मार्गदर्शक नहीं है? तो वो है भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। मार्गदर्शन के सिद्धांत बहुत। शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु कुल कितने सोपान है? शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु 3 सोपान है। सबसे पहला है सूचना या प्रदत्त एकत्रीकरण मार्ग प्रदत्त और अनुशासनात्मक कार्यक्रम। मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नावली, साक्षात्कार और निरीक्षण। मार्गदर्शन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। क्षमताएं। विद्यार्थी को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वो विद्यार्थी को सहायता करे। जीवन लक्ष्य के आदर्श बताए। समर्पण तथा विश्वास। सृजनात्मकता, कार्य में रुचि। कौन सा निर्देशन गाइडेंस नहीं है? समस्या का समाधान करना। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। कौन सा निर्देशन है? सहायता करना एक निर्देशन है। व्यावसायिक निर्देशन वोकेशनल गाइडेंस में बल देना चाहिए। सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता पर। निर्देशन प्रक्रिया बाल केंद्रित व समस्या केंद्रित दोनों होती है। निर्देशन का मतलब है सहायता। सहायता समस्या केंद्रित भी होती है, बाल केंद्रित भी होती है। निर्देशन दिया जाता है आजीवन। सहायता एक बार देने के बाद खत्म थोड़ी होती है, बार बार कभी जरूरत पड़ी तो दी जानी पड़ती है। निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह ये हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है। नहीं। मूलतः निर्देशन 3 प्रकार के। कौन से सामाजिक कौशल है? सभी। कुछ सामाजिक कौशल निम्नलिखित है। संप्रेषण कौशल, द्वंद्व प्रबंधन कौशल, नेतृत्व कौशल, उत्प्रेरक परिवर्तनशीलता कौशल, संबंधों के निर्माण का कौशल, कार्य सहकार्यता कौशल, सहयोग कौशल, दलगत या समूह योग्यता। शोधन निम्नलिखित में से क्या है? जब व्यक्ति कलात्मक या रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है तो ये शोधन है। किसी के विशेष झुकाव की डिग्री अभिरुचि। किसी के विशेष झुकाव की डिग्री अभिरुचि है। ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति रुचि है। निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति अभिवृत्ति है। किसी क्रिया का एक तरीके से दौरान आदत है। किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशात्मक व्यूह रचना है।